नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और जैसे कि आपको पता है हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट की प्रिपरेशन में हम एसएसटी वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उनको रीड कर रहे हैं। तो अभी हम एसएसटी में क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, जो एंशियंट टाइम की हिस्ट्री है उसके वाला पार्ट जो है हम एसएसटी में कर रहे हैं। तो सीटेट की जो प्रिपरेशन है मेरे को तो लगता है कि बहुत पहले से ही आरंभ कर देनी चाहिए। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पढ़ के कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है सीटेट को क्वालिफाई करना। अगर मेरे ख्याल से आप एक टॉपिक को पढ़कर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। तो उसी तरह से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक टॉपिक। ठीक है, उसके पीछे जो है हम जो है वो 13 क्लासेस जो है सीटेट के ऊपर बना चुके हैं, जिसमें मैंने एक सीक्वेंस वाइज आपके साथ एक टॉपिक शेयर किए हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये क्लास नंबर 14 है। ठीक है, तो इसके पीछे की क्लासेस जरूर देखें। अगर आप एक सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हो सीटेट का तो प्लीज उन क्लासेस को भी जरूर देखें जाकर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो हम कर रहे हैं जुलाई 2025 की प्रिपरेशन। ठीक है, तो सीटेट जो है इसको क्वालिफाई करना वैसे तो एक तरह से बहुत टफ भी है, क्योंकि इतना सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें। तो इसलिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं केवल उनको ही उठाकर आपके लिए लेके आती हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो था वो 5 मुस्लिम शासकों ने शासन किए थे। ठीक है, 5 सल्तनतें आई थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर जो था वो शासन किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उन्हीं जो 5 जो सल्तनतें थी उन्हीं से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी सल्तनतें थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। ठीक है, तो सबसे पहली जो सल्तनत थी वो थी गुलाम वंश। ठीक है, सबसे पहला जो नंबर था वो था गुलाम वंश का। तो ये जो गुलाम वंश है इसके सबसे पहले शासक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे तो हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन इस क्लास में जो है हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए थे उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, इनका शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने तुर्की शासन की नींव 1206 में भारत में रखी थी। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता चुकी हूं कि ये जो शक थे, हूण थे, तुर्क थे या अरब थे, ये जितनी भी शक्तियां थी इन्होंने सभी ने जो है वो भारत के ऊपर किसी न किसी अपने लाभ के लिए जो था वो आक्रमण किया ही किया है। ठीक है, किसी का जैसे धन के लिए होता था या किसी का किसी और चीज के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या धन लूटने के लिए, बहुत सारे रीजंस के कारण ये जो थे ये भारत के ऊपर आक्रमण करते थे। तो इन्होंने कौन से शासन की नींव रखी थी? 1206 में इन्होंने रखी थी तुर्की के शासन की नींव। ठीक है, तुर्की शासन की नींव जो थी वो भारत में रखी थी 1206 में। तो आपने ईयर भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने तुर्की के शासन की जो थी नींव भारत में रखी थी। आगे आता है कि इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका नाम जो दूसरा था वो लाख बख्श भी था। लाख बख्श क्यों था? ये जब भी दान करता था ये लाखों में दान करता था। ठीक है, तो ये लाखों में दान करने के कारण इसका नाम जो था वो लाख बख्श जो था वो पड़ गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आता है कि कुतुब मीनार। अब इसका कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो इनके द्वारा ही करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, तो ये जो कुतुब मीनार का जो कार्य था इस कार्य को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो क्यों करवाया था ये निर्माण? जो ख्वाजा थे
जो इनके एक ख्वाजा बख्तियार जो थे उनके नाम पर, ठीक है, जो सूफी संत थे एक ख्वाजा बख्तियार काकी, उनके नाम पर जो था उन्होंने ये कुतुब मीनार की जो निर्माण था वो करवाया था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, सूफी संत बख्तियार, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या इस ऐसा इनका पूरा नाम था। तो उनके नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो करवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो थे उन्होंने इस कार्य को जो था वो पूरा किया था। आगे आता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा की मस्जिद जो थी उसका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं आपको बताती रहती हूँ, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है, इस मस्जिद का जो निर्माण करवाया था अजमेर में, ये कुतुबुद्दीन ऐकब के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। और भी बहुत सारे जो मस्जिद थे, किले थे, इनके द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। तो वैसे ये 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे है कि इसकी मृत्यु जो थी, अब कुतुबुद्दीन ऐकब जो था 1206 से लेकर 1210 तक का इसका शासनकाल था, तो लगभग 4 वर्ष ही हुए। तो 4 वर्ष का शासनकाल जो था, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु जो थी घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय लाहौर में 1210 में हो गई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो थी कब और कैसे हुई थी? तो ये जो थे पोलो खेल रहे थे, घोड़े के ऊपर थे, तो घोड़े से गिर गए थे, और कहां पर खेल रहे थे? ये लाहौर में थे, ठीक है। तो लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन जो ऐकब थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है 1210 में, ठीक है। आगे आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक है। तो इनका शासनकाल लंबा रहा है, ठीक है, उनकी तरह 4 साल या 5 साल का नहीं था, इनका शासनकाल जो था वो लंबा था, ठीक है, काफी लंबा था इल्तुतमिश का शासनकाल, ठीक है। तो ये कौन थे? तुर्क थे, ठीक है, आपने याद रखना है, ये तुर्क शासन काल से संबंधित है। आगे इल्तुतमिश जो था इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो शासक है वो किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स ने, लेखक ने अपनी बुक में जो है वो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक जो है वो कहा है। वैसे कौन थे? वैसे जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐकब थे, लेकिन सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है वो इल्तुतमिश को वास्तविक शासक जो है उसके रूप में माना है। आगे आता है इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। तो गुलामों का गुलाम भी इसे कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसने 40 सरदारों का एक संगठन बना रखा था, ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बना रखा था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसको कहा जाता था लाख बख्श, किसको? कुतुबुद्दीन ऐकब को। और ये जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ये आपने जो एक तरह से एक टाइटल नेम होते हैं, इनको आपने जरूर याद रखना है कि किसका कौन सा टाइटल नेम है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आता है कि इसे जो था, इसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। तो जो मकबरा कैसे बनता था? गोल तरह से एक होता है, तो आपने देखा होगा जितने भी मस्जिद वगैरह होते हैं सभी एक मकबरा की तरह से बने होते हैं, गोल आकार की तरह जो है वो बने होते हैं। तो इनके शासनकाल में ही ये जो मकबरा शैली थी, निर्माण शैली, उसका आरंभ हुआ था। तो इनको जन्मदाता कहा जाता है। कौन सी शैली का? मकबरा निर्माण शैली का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे। अगर आप मेरी क्लास में आ गए हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ उनको प्लीज नोट डाउन करके जरूर लिख लेना है आपने। तो मकबरा निर्माण शैली का जो जन्मदाता था वो कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। आगे आते हैं कि इसने इक्ता व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। इक्ता व्यवस्था जो लागू की गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। आगे है कि इसने चांदी का टका और तांबे की जीतल नामक शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो जो चांदी का टका और तांबे की जीतल, ये दोनों ही आपने याद रखने हैं।
चांदी का टका और तांबे की जीतल नामक शुद्ध अरबी सिक्के जो थे वो इल्तुतमिश ने चलाए थे। और इल्तुतमिश ने, आपको मैंने ऊपर बता दिया कि इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का आधा अधूरा काम छोड़ा गया था उसको पूरा किया था। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे आती है रजिया। अब इसके शासनकाल के बाद आता है किसका? रजिया का नाम। ठीक है, तो रजिया ने 1236 से लेके 1240 तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो था वो शासन किया था। तो दिल्ली के ऊपर शासन कौन से कब बैठी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रजिया थी वो जो रजिया सुल्तान थी, इसके नाम के साथ सुल्तान भी लगता है, तो जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी? तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। 1236 में ये दिल्ली के सिंहासन पर जो है वो बैठी थी। ठीक है, तो ये है कि ये प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। ठीक है, क्योंकि जो तुर्क थे या मुस्लिम थे वो महिलाओं को शासन करने की अनुमति नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत और हौसले की वजह से एक बुलंद औरत होने के कारण ये जो थी ये तुर्क महिला शासिका बनी थी। ये पहली थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका बनी थी। ठीक है, क्यों बनी थी? क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो इजाजत नहीं देते हैं, इसलिए जो उस टाइम के राजा थे, मैं वैसे पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह रही हूं, तो उस टाइम के जो राजा थे वो ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि एक औरत जो है वो सिंहासन पर बैठे। ठीक है, तो ये जो थी ये अंतिम और एकमात्र, ये पहली और अंतिम महिला थी जो कि दिल्ली सल्तनत की मुस्लिम शासिका जो थी वो बनी थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अंतिम और पहली मुस्लिम शासिका ये बनी थी। आगे है ये 1236 में दिल्ली सल्तनत की शासिका जो थी वो बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? 1236 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1236 में ये दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी थी। आगे आता है कि इनकी मृत्यु जो थी वो 1240 में कैथल के निकट, ठीक है, कुछ डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी थी। 1240 में कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने इसके ऊपर हमला कर दिया था और इसकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। तो लगभग 4 साल का इसका शासनकाल जो था वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल जो था 1241 से 1265 तक था। ठीक है, 1241 से लेकर 1265 तक इसका शासनकाल जो था वो था। ठीक है, तो ये जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये जो था ये इल्तुतमिश का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये जो इल्तुतमिश था उसका ये पुत्र था। ठीक है, तो ये पुत्र था, इसलिए जो सिराज ने अपनी पुस्तक किताबे नासिरा, कौन सी? तबकाते नासिरा में इसके शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। वैसे नासिरुद्दीन जो मोहम्मद शाह था इसका वर्णन हमें मिलता है सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरा में, इसका वर्णन जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो ये आपने इतना ही अगर आप याद रखोगे कि नासिरुद्दीन जो मोहम्मद शाह था वो इल्तुतमिश का पुत्र था तो भी काफी है। ठीक है, आगे है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो था 1265 से 1287 तक जो था वो दिल्ली सल्तनत का राजा जो था, वो शासक जो था वो बना था। तो इसने क्या किया था? इसने ईरानी परंपराएं, कौन था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मुस्लिम इतिहास में बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने क्या किया था? ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना आरंभ की थी। तो ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, सिजदा को आपको पता है कि झुककर जो है वो भूमि को चूमना होता है या भूमि के साथ जो है अपना सिर जो है वो टच करना होता है, उसको हम सिजदा कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो गयासुद्दीन बलबन थे उनके द्वारा जो था वो सिजदा और जो एक पैबोस था, पैबोस कौन सी प्रथा थी? पैबोस में क्या किया जाता था? जो सुल्तान होता था उसके पैरों को जो है वो चूमा जाता था। तो ये जो दो प्रथाएं थी, एक था सिजदा और एक थी पैबोस, ये दोनों ही परंपराएं जो थी ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। तो सिजदा जो है वो तो आज भी किया जाता है, तो आपको पता होगा। तो ये दोनों परंपराएं जो हैं ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। आगे है कि इसने ईरानी त्योहार कौन सा? नेरोज का आरंभ जो था इसने किया था। ठीक है, ईरानी त्योहार नेरोज का आरंभ जो था वो गयासुद्दीन बलबन ने
किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है कि इसने शासन संचालन के लिए लौह और रक्त की नीति जो थी वो अपनाई थी। ठीक है, कौन सी नीति? लौह और रक्त की नीति जो थी वो अपने शासन संचालन के लिए इसने अपनाई थी। ठीक है, तो आगे आता है अब खिलजी वंश। हमने पढ़ लिया गुलाम वंश, ये पहला था, तो ये दूसरा है खिलजी वंश। हम इसी तरह से 5 वंश जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वंश हमने शुरू कर दिया है। तो दूसरा वंश कौन था? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो प्रथम राजा था फिरोज शाह खिलजी। कौन था? फिरोज शाह खिलजी। इसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जो थी वो की थी। किसने? फिरोज शाह खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की जो थी वो स्थापना की थी। आगे है कि अमीर खुसरो और हसन देहलवी दोनों ही इसके दरबार में थे। ठीक, कौन कौन से थे दरबारी कवि? अमीर खुसरो और हसन देहलवी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे एक ग्रंथ जो है वो लिखे गए हैं। तो ये दोनों अमीर खुसरो और हसन देहलवी दोनों ही इसके दरबार में थे। ठीक है, फिरोज शाह खिलजी के दरबार में। आगे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह खिलजी के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे 1296 में अलाउद्दीन का राज्याभिषेक के बाद सिकंदरे सानी, कौन? सिकंदरे सानी की जो उपाधि थी इन्होंने ग्रहण की थी। इन्होंने 1296 में इनका जो था वो राज्याभिषेक हुआ था। 1296 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, उसके बाद इनको सिकंदरे शानी जो है था वो उसकी उपाधि जो थी वो दी गई थी। ठीक है, तो सिकंदरे सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। आगे आता है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को ये प्राप्त करना चाहता था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने पद्मावत जो मूवी है एक बनाई गई है तो उसको आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको जाकर जरूर देखें। आपका ये जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बात कही गई है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थी, हमारे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पद्मावत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक की रचना की गई है और उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है कि वो जो अलाउद्दीन खिलजी था ये चित्तौड़ के राणा रतन सिंह जो थे, चित्तौड़ के शासक, उनकी पत्नी पद्मावती को ये प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो ये उनकी पत्नी को प्राप्त करना चाहता था पद्मावती को, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाया था। ठीक है, अलाउद्दीन जो था उसने 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक टाइम ये गया था गुजरात में, तो वहां पर इसने 1000 रुपए में एक जो आप कह सकते हो किन्नर, उसको खरीद लिया था। ठीक है, 1000 दिनार में। ठीक है, कितने में? 1000 दिनार में इसने एक किन्नर को खरीद लिया था। इसको इसलिए इसका जो टाइटल नेम था वो 1000 दिनारी जो था वो पड़ गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, जो कि चित्तौड़ के शासक जो थे राणा रतन सिंह, उनकी पत्नी थी, और ये इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी याद रखना है। आगे आता है कि एक बड़ी और स्थायी सेना रखने वाला और उन्हें नकद वेतन देने वाला ये प्रथम शासक था। ठीक है, इसने जो था ये ऐसा मुस्लिम शासक था, इसके पहले इतने शासक हो गए, उन्होंने कभी भी ये जरूरत नहीं समझी कि हम एक स्थायी सेना रखें, हम उन्हें वेतन दें। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने ये जरूरत समझी कि अगर मैं एक स्थायी सेना रखता हूं, उनको प्रॉपर तरीके से वेतन देता हूं, तो वो जो सेना है वो मेरी ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता था, इसने एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना रख ली। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो सेना जो थी इसने परमानेंटली ही रख ली। ठीक है, अपने पास ही रख ली। तो ये इसने, और उनको जो था ये नगद वेतन देता था। ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि वेतन नहीं देता था, ये वेतन नगद देता था उनको। तो ऐसा करने वाला ये पहला शासक था, पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि सैनिकों का हुलिया लिखने वाला और घोड़ों को दागने का प्रथा भी इसने आरंभ की थी। अब इसने क्या किया कि इसने सोचा कि मैंने एक परमानेंट जो स्थायी सेना है वो तो मैंने रख ली, लेकिन मैं अपनी सेना को कैसे पहचानूंगा कि कौन कौन जो है वो मेरा सैनिक है।
तो इसने क्या किया, इसने एक और प्रथा आरंभ की, जिसमें इसने क्या किया कि अपने जितने भी सैनिक होते थे उनका हुलिया जो था उसको लिखा जाता था कि वो कैसा है दिखता है, उसका सैनिक जो है वो कैसा है, वो लंबा है, छोटा है, कौन से मतलब किस प्रकार का जो व्यक्ति है वो है। तो ये हुलिया लिखता था अपने सैनिकों का। और जो घोड़े थे, ठीक है, तो उनको क्या करता था, ये दाग देता था। दागने का मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर एक नंबर डाल दिया जाता था, चाहे वो जलाकर डाल दिया जाए या किसी भी प्रकार से उनके ऊपर एक नंबर डाल दिया जाता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी की जो सैनिक हैं उनकी सेना में है ये घोड़े भी, ठीक है। तो ये ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने जी ऐसे ऐसे काम किए थे। इसने अपने सैनिकों का हुलिया लिखा, इसने अपने घोड़ों को दाग दिया जो भी सेना में होते थे, और इसने क्या किया कि एक बहुत बड़ी स्थायी सेना रख ली जिनको कि ये प्रॉपर टाइम पर वेतन देता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे है कि कुतुब मीनार के निकट, अब हमने पढ़ लिया कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा इल्तुतमिश ने किया था। अब इसने क्या किया कि कुतुब मीनार के निकट ही अल्लाई दरवाजा और हौजे अल्लाई तालाब, ठीक है, अल्लाई दरवाजा और हौजे अल्लाई तालाब जो था, और हजार खंबा, ठीक है, हजार खंबा नाम का महल का निर्माण जो था वो करवाया था। कहां पे करवाया था, कुतुब मीनार के पास ही, ठीक है, कुतुब मीनार के पास ही अल्लाई दरवाजा, हौजे अल्लाई जो तालाब था उसका, और एक हजार खंबा महल था, इन सभी का निर्माण जो था इसके द्वारा करवाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। आगे है कि इसके दरबारी कवि, अब ये पहले अमीर खुसरो का दरबारी कवि था कौन, सॉरी फिरोज शाह खिलजी का दरबारी कवि था कौन, अमीर खुसरो की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब फिरोज शाह खिलजी नहीं रहे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आ गया था, ठीक है। तो इसका जो दरबारी कवि था वो कौन था, अमीर खुसरो था, ठीक है। जिसका अमीर खुसरो के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका अमीर खुसरो का जन्म जो था वो 1253 में पटियाली के पास जो था वो हुआ था, ठीक है। तो 1253 में, याद रखना है आपने, 1253 में पटियाली के पास अमीर खुसरो का जो था वो जन्म हुआ था। जो अमीर खुसरो था उसको कौन सी उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तूतिए हिंद, ठीक है। कौन सी उपाधि थी, तूतिए हिंद, ठीक है, तूतिए हिंद, ये आपने याद रखना है। तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि तूतिए हिंद जो है वो किसको कहा जाता है, तो तूतिए हिंद जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो को जो था वो कहा जाता था। पहेलियां, मुकरियां और भी बहुत सारी ऐसी ग्रंथों की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। ये बहुत बड़ा एक कवि था, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरह से ये जो था वो अमीर खुसरो का अलाउद्दीन खिलजी का ये दरबारी कवि था अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, हमने पढ़ा गयासुद्दीन बलबन, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, रजिया सुल्तान, हमने पढ़ा इल्तुतमिश, हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इतने सारे हमने जो है वो एक तरह से शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज करने वाले 5 वंशों में से हमने 2 का जो है वो रीड जो है उनको कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे हम तीसरा, चौथा और 5वां जो वंश था उनके बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज आगे की क्लास के लिए हम बाद में मिलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी के लिए वीडियोस जो है वो बेनिफिशियल रह सके। थैंक यू।